अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सेक्शन सी का अभी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहता है, पहले पार्ट बी पढ़ो। असेस वेदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इकोनॉमी आर ऑलवेज पॉजिटिव। चलो इसके बारे में बात कर लेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी and consider the extent to which the circular flow of income changes as an economy becomes open economy। कहता है कि अगर आपकी इकोनॉमी क्लोज से ओपन इकोनॉमी में चली जाती है तो आपके पास क्या चीजें आएंगी, आपके पास क्या चीजें आएंगी और किस तरीके से वो आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलें जी, हम लोग जरा अभी बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। बेटा देखो, कभी भी सर्कुलर फ्लो का क्वेश्चन आए ना, कभी भी सर्कुलर फ्लो का क्वेश्चन आए तो अपना इंट्रोडक्शन आपने सेम रखना है। क्या सेम है जी? आपने सबसे पहले उसको टर्मिनोलॉजीज बतानी है कि आपका इंजेक्शन क्या होता है, आपका विड्रॉल क्या होता है, विड्रॉल या फिर लीकेज क्या होते हैं। ठीक है, विड्रॉल, लीकेज क्या होता है, आपके पास इंड्यूस्ड क्या होता है, आपके पास ऑटोनमस क्या होता है। ठीक है, ये चीजें आपने बतानी है। देखो, अगर आप लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक बड़े गौर से पढ़ा था ना, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर नहीं होता, ओपन इकोनॉमी में हमारे पास फॉरेन ट्रेडिंग आ जाती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास फॉरेन ट्रेडिंग है ही नहीं, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, यानी कि ये हमारा था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम, सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम, यही बात बताई थी। अब बात सुनो, अगर मैं इधर टू सेक्टर की बात करता हूँ, अगर मैं, चलो टू सेक्टर नहीं, सॉरी, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात, अगर मैं क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ तो बेटा यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी में ये एम और ये एक्स ये तो कट जाएगा। तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे बन रहा है, सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन बन रहा है। और सी इक्वल्स टू के उस साइड भी है, इक्वल्स टू के इस साइड भी है, तो ये दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी उसको एक्सप्लेन करेंगे कि यार सी तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या, आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। समझे? बट इफ यू टॉक अबाउट ओपन इकोनॉमी, if we talk about open economy, ओपन इकोनॉमी में क्या हिसाब किताब बनेगा, यहाँ पर पूरा आ जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम। अब वही बात है, सी से सी तो कैंसिल हो गया, तो आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एस प्लस टी प्लस एम। ये कहानी आपके पास आ जाएगी। समझे बात को? अच्छा, अब फर्दर आगे बात करते हैं, सर इसकी डायग्राम क्या बनेगी। बेटा आप एक ही फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी की डायग्राम बना लो, आप एक ही फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी की, फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी की डायग्राम बना ले, जिसके अंदर वो चारों गोले बन रहे होते। अब उनसे एक्सप्लेन करते रहो, साथ साथ लिंक करते रहो कि देखो क्लोज्ड इकोनॉमी में हम लोग यहीं तक बैठे हुए हैं, जब ओपन आएगा तो अपने पास फॉरेन ट्रेडिंग भी आ जाएगा, ये कहानी भी आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपके पास बेटा इस तरीके से कहानी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब फर्दर एक आधे बेनिफिट भी बता दो कि यार आपके पास मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, आपके पास ट्रेडिंग आएगी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आपके पास मुल्क में ट्रेडिंग होगी, आपके पास जो है वो इनफ्लो ऑफ करेंसी होगी। सही है, इनफ्लो ऑफ करेंसी। तो ये चीजों को जरा आपने इस तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि इंजेक्शन किस तरह का। देखो एक बात लाजमी बतानी है कि एक्सपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ इंजेक्शन, इंपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ विड्रॉल, टैक्स इज अ पार्ट ऑफ विड्रॉल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ इंजेक्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ऑटोनोमस, टैक्स इज इंड्यूस्ड, एक्सपोर्ट इज ऑटोनोमस, एम ए यानी कि इंपोर्ट इज इंड्यूस्ड। ये सारी देखो, मैंने तभी ऊपर टर्मिनोलॉजीज आपको कहा था कि भाई लिख देना, और ऊपर से ही आपने उसको बार बार लिंक करना होगा। समझ रहे हैं बात को? तो बेटा ये आपके पूरे आंसर की बॉडी बन जाएगी। बेटा डायग्राम आपकी ये वाली बनेगी, डायग्राम आपकी ये वाली, ये ठीक है, ये पूरी एक डायग्राम बना दो, फिर उसको एक्सप्लेन करते रहना। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास कहानी है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि यार जब ओपन इकोनॉमी बनती है तो फिर ये कितना ज्यादा आपके लिए अफेक्ट करेगा। तो आप कंक्लूजन में ये बोलेंगे
कंक्लूजन में आप ये बोलेंगे कि यार इट डिपेंड्स अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेटा अगर तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो बाहर बहुत ज्यादा बिकता है और आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, तो जी बिल्कुल ये आपको अफेक्ट करेगी ना। जो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा या इनफ्लो ऑफ करेंसी आएगी, सब एक्सपोर्ट से आएगा। अगर आप कोई रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन योर इकोनॉमी, तो आप उसकी भी बात करोगे यार, आपके लिए एक ओपननेस खुल जाती है ट्रेडिंग वगैरह के लिए। तो ये एक बड़ा आपके बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, बोलो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है बिल्कुल। जब आप क्लोज से ओपन इकोनॉमी चाहते हो तो बेटा बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा आपके मुल्क को। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं 4 के पार्ट बी के ऊपर। assess whether the consequences of economic growth for an economy are always positive। कहता है कि जब मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा आपके लिए, हमेशा आपको फायदा देगा? तो बेटा हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ का पूरा एक चैप्टर पढ़ा था, पूरा चैप्टर पढ़ा था। आओ जरा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेशनल, ये रहा नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स के अंदर आपके पास एक टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ इज। बेटा ये डायग्राम बना देना पीपीसी वाली, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ की डायग्राम होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो उसने ये नहीं पूछा कि मेजर कैसे होती है, तो भाई ये मत लिखना, समझे। उसने सिंपली बोला, अच्छा ये बात लेकिन लाजमी बताना कि यार रियल टर्म्स में कैलकुलेट हो तो फिर फायदा है, वरना नहीं। अच्छा जी, अब आपने उसको बताना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से फायदे क्या है। देखो ये सारे फायदे आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये और वो, इन सबको एक्सप्लेन करना अब आपकी जिम्मेदारी। एलआरएएस को दिखाना कि हमारे पास देखो एलआरएएस बढ़ेगा तो ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, ये बताना आपकी जिम्मेदारी है। देखो मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, टैक्सेस मिलेंगे, फॉरेन इनकम आएगी, एमएनसीज आएंगे, रेमिटेंसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, पब्लिक सर्विस इंप्रूव होगी, मेरिट गुड बढ़ेगा, डीमेरिट हमारे पास जो है थोड़ा सा कम होगा क्योंकि पॉलिसीज लग रही है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। ये सारे बेनिफिट्स। ड्रॉबैक्स क्या क्या है जी? माइट लीड टू इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड को ऐसे बढ़ा के दिखा दो, ये एडी है, ये एएस है, एडी बढ़ा तो फिर आगे चली गई भाई महंगाई आ गई, पी से P1, चलो भाई इन्फ्लेशन आ गया। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ माइट लीड टू एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, आप सस्टेनेबल रिसोर्स को यूज नहीं कर रहे हो, तो आप तो गए, आपके पास तो माल ही सारा खत्म हो जाएगा। समझे बात को? पॉपुलेशन को देखना, क्योंकि हमें तो जीडीपी पर कैपिटा राइज करना है, पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी, करेक्ट मेजरमेंट मेथड्स लेके आने हैं। समझे बात को? अच्छा, हो सकता है, हो सकता है जस्ट टू अर्न मोर मनी लोग पागलों की तरह 20-20 घंटे दिन के काम कर रहे हैं, यानी कि कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है लोगों की जिंदगी का। मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन विल लीड टू मोर पोल्यूशन, मोर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बेटा मिनिमम 3 बेनिफिट्स, मिनिमम 3 ड्रॉबैक्स, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। आराम से आपका आंसर यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। 3 बेनिफिट्स, 3 ड्रॉबैक्स, आराम से आपका आंसर इधर जो है वो आपको पूरे नंबर देगा। नहीं बेटा, वो आपसे एच डी आई के ड्रॉबैक्स नहीं पूछ रहा, वो आपसे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है कि अगर मुल्क बढ़ेगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा और क्या ड्रॉबैक्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर देना है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या बोलता है कि इज इट ऑलवेज बेनिफिशियल जब इकोनॉमिक ग्रोथ आती है? अच्छा, ये भी एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। इन्फ्लेशन लीड्स टू डिफ्लेशन, डिफ्लेशन लीड्स टू इन्फ्लेशन, रिसेशन वगैरह। तो बेटा आप बोलेंगे कि यार वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेनिफिशियल और नॉट विल डिपेंड अपॉन द डिफ्लेशनरी गैप, द डिफ्लेशनरी गैप दैट एन इकोनॉमी हैज। इसके अलावा आपके पोटेंशियल क्या है, आपके मुल्क का पोटेंशियल क्या है। अब देखो, अगर आपके मुल्क में रिसोर्सेस नहीं है, आप सस्टेनेबिलिटी यूज नहीं कर रहे हो और आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाते जा रहे हैं, आप पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो बेटा वो तो नुकसान है ना आपके लिए। प्लस आपने ये देखना है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आ किस वजह से रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही है, कैपिटल की वजह से आ रही है। तो बेटा जब कैपिटल इंटेंसिव है तो बहुत अच्छी बात है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, आप उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितनी रिसोर्स अवेलेबिलिटी है। अब जैसे हम कराची की बात करें, कराची बढ़ता ही जा रहा है, कराची में साला
शहरी शहर मतलब कराची के अंदर शहर खुलते जा रहे हैं, बैरिया टाउन हो गया, और ये जो अपने पास नई नई डीएचए फेज 8 पता नहीं फेज 9 क्या खुल रहा है वो हाईवे पे, वो हो गया। तो भाई आपने ये भी तो देखना है ना कि आपके पास कितनी रिसोर्स है। अगर कल को पूरे कराची की जमीन ही खत्म हो गई, कहाँ पे अपने सर पे दिमाग बनाओगे क्या घर वगैरह। तो ये चीजों को आपने बताना है कि इट डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज some deflationary gap left after the economic growth, आफ्टर बिजनेस एक्टिविटी। ये चीजें आप बताएं, पॉपुलेशन में इक्वली शेयर हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के नहीं हो रहा, आपने ये चीजों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है इन योर कंक्लूजन। समझ गए बात को? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अब, लास्ट क्वेश्चन। पार्ट बी कहता है assess whether supply side policies are the most effective way to correct a deficit on the current account of the balance of payment of an economy। कहता है कि यार अगर अपने पास करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो सप्लाई साइड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। ठीक है, चलो पार्ट ए पे आओ। With the help of a diagram, explain what is meant by an appreciation of a floating exchange rate and consider whether a country can only benefit from the appreciation of its currency। देखो ये बड़ा मजे का और बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने टर्म्स ऑफ ट्रेड तो पढ़ा हुआ है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड के ही हिसाब से ये क्वेश्चन आपका डिजाइन मतलब उससे लिंक हो रहा होगा। तो क्या कहता है जी, तो हमें एक बात ये बता दो कि आपकी एप्रिसिएशन का क्या मतलब है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का क्या मतलब है। दूसरी बात ये बता दो कि जब एप्रिसिएशन होगी तो क्या ये हमेशा आपको बेनिफिशियल होगा, आपको हमेशा बेनिफिट देगा या नहीं, तो ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, अब जरा आ जाए इसके आंसर की, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, क्या हमारे पास मामला बनते हैं। इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट। तो बेटा व्हाट इज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, पहले तो आपको ये बताना है, डिफाइन एप्रिसिएशन। ठीक है, डिफाइन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डिफाइन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि उसने आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चल रहा है आपका, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये आपने बताना उसको। अब डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एप्रिसिएशन किस किस तरह आता है, दो तरीके बताए थे, या तो डिमांड बढ़ जाए या तो सप्लाई कम हो जाए, या तो डिमांड बढ़ जाए या तो सप्लाई कम हो जाए, दोनों में से कोई भी केस आप बना सकते हो। यहाँ पे आ गया आपके पास एक्सचेंज रेट, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। ठीक है, ये आ गई डिमांड ऑफ डॉलर, ये आ गई आपके पास सप्लाई ऑफ डॉलर, ये करंट आपका एक्सचेंज रेट चल रहा है। ठीक है, क्वांटिटी क्यू, एक्सचेंज रेट ई आर, सप्लाई ऑफ डॉलर और डिमांड ऑफ डॉलर, इक्विलिब्रियम ई। तो बेटा अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है ऐसे, राइट वर्ड फ्रॉम डी टू डी $1, इक्विलिब्रियम ई से E1, एक्सचेंज रेट ई आर से ER1, और क्वांटिटी आपकी आ गई क्यू से Q1। सही है, ये आपके पास कहानी चल रही है क्वांटिटी क्यू से, बस ये आपने इसको एक्सप्लेन कर देना प्रॉपर्ली। अब सवाल ये है कि यार एक बात बताओ कि जब अप्रिसिएशन होती है तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। देखो, इस आंसर को लिखने की दो अप्रोचेस है। पहले तो मैं आपको जनरल अप्रोच बता रहा हूँ। जनरल अप्रोच क्या है, जनरल अप्रोच ये है कि पहले पॉजिटिव बता दें कि यार आपका रॉ मटेरियल चीप हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप यहाँ पे ये पॉइंट बता सकते हैं कि आपका एक्सपेंसिव माल बिकेगा तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू। चलो मैं दोनों अप्रोचेस को मिक्स कर देता हूँ। आप लोगों ने एप्रिसिएशन पढ़ा है टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर, आप लोगों को ये बात पता है कि शॉर्ट रन के अंदर फिर आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि आपकी डिमांड इनलास्टिक होती है तो आप महंगा माल बेचते हो, सस्ता माल खरीदते हो। समझे, तो ये आपको एक बेनिफिट होता है, आपके पास पैसे जो है वो बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर, हाउएवर नेगेटिव्स की बात अगर की जाए तो लॉन्ग रन में जाके जब डिमांड इलास्टिक हो जाती है, आपकी जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिरता है और इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप और यहाँ पे क्या एप्रिसिएशन के बारे में लिख सकते हो कि एप्रिसिएशन की वजह से आपका माल महंगा हो जाएगा तो फर्दर आपके एक्सपोर्ट्स पे अफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये बात आप उसको बता सकते हैं। तो कोई से भी एक से दो एडवांटेज, एक से दो डिसएडवांटेज, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऊपर जो है वो डिमांड की बात कर चुके हैं ना। सप्लाई कैसे कम होगी बेटा, सप्लाई का कोई रीजन आप पढ़े ना नोट्स। टाइम पीरियड का बताएंगे, जबरदस्त। जे कर्व नहीं आएगा, जे कर्व नहीं आएगा यहाँ पे, बहुत लेंदी हो जाएगा वरना आंसर। अब इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए भाई? कंक्लूजन आप बोलेंगे कि यार जब हमारे पास बेटा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से एप्रिसिएशन होती है और हमें ये पता चल जाए कि यार एप्रिसिएशन हो गई है, तो अब इसका कंक्लूजन ये है यार, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड, जो मैंने आप लोगों को बताया वो सही है कि यार देखो, अगर हमारे पास टाइम पीरियड शॉर्ट रन चल रहा है तो ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की कहानी आप लोग कंक्लूजन में डाल देना। यार अगर हमारे पास शॉर्ट रन चल रहा है तो डिमांड इलास्टिक है, हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, फायदा होगा। अगर डिमांड इलास्टिक है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू फॉल होगा क्योंकि अपना माल महंगा हो जाएगा, तो हमारी डिमांड गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने बताना है इसको। ठीक है, इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5B की बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा क्या हिसाब किताब है। Assess whether supply side policies are the most effective way to correct deficit on current account of the balance of payment of an economy। कहता है कि यार सप्लाई साइड पॉलिसी क्या बेस्ट है अगर मैं लगाऊं डेफिसिट के हिसाब से सॉल्व करने के लिए डेफिसिट को। जी बेटा, हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है, आप शायद एब्सेंट हो गए उस क्लास में। अब यहाँ पे आओ 5B। 5B, सर कैन बी मेंशन डेप्रिसिएशन? नहीं, जरूरत नहीं है ना, जब उसने पूछा हुआ ही नहीं है। पार्ट ए में कि पार्ट बी में? पार्ट ए का पूछ रही हैं आप? हाँ, ए में जरूरत नहीं, ये बी में यूज करेंगे। इधर आए, पहले बेटा आपने बताना है कि व्हाट इज सप्लाई साइड। ठीक है, सप्लाई साइड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यार सब्सिडी की बात करो, सब्सिडी से आपकी एक्सपोर्ट प्राइस फॉल होगी। ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइस आपकी गिरना स्टार्ट हो जाएगी तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो हम लोग अपने ही मुल्क से सामान लेंगे, हम लोग बाहर से सामान क्यों ले, उल्टा हमारा सामान बाहर बिकेगा। सही है, तो इससे हमारे पास फायदा होगा। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, training and education which will be invested in the business to produce a better good or a service, so people will prefer domestically manufactured goods। ठीक है, इसके बारे में बात करोगे आप। However, अच्छा करंट अकाउंट डेफिसिट का ही बता देना क्या होता है जब मैंने एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट। हाउएवर, हाउएवर बेटा ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, टाइम लैग आता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप कहेंगे जी इट इज एक्सपेंसिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही पैसा भाई कहीं और लगा दो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ये आप कहानी लिख सकते हो। और फिर आप कहोगे यार इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा इसके लिए पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा काम चाहिए। समझे बात को? अब हम लोगों ने बैलेंस और ट्रेड डेफिसिट को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक पॉलिसी तो नहीं पढ़ी, बहुत पढ़ी है। तो अब आप यहाँ पे जाएंगे ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज के ऊपर। कौन कौन सी होती है वो? स्विचिंग एंड डैम्पनिंग। इनके बारे में आप जनरल आइडिया दोगे, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जनरल आइडिया आप देंगे। आप बोले यार हाउएवर देयर आर ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल, फॉर एग्जांपल स्विचिंग एंड डैम्पनिंग पॉलिसी। स्विचिंग के अंदर आप प्रोटेक्शनिज्म की बात करें, आप जो है वो टैरिफ कोटा वगैरह की बात करो। डैम्पनिंग के अंदर आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करो, उसके बारे में बता दो। समझ में आती है बात, उसको एक्सप्लेन कर दें आप, उसको बताना स्टार्ट करें। ठीक है, मतलब इतना लंबा नहीं, डायग्राम सिर्फ सप्लाई साइड की बना दो बहुत है, और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। कंक्लूजन, सर कंक्लूजन में क्या आएगा बेटा? कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि यार वही वाली बात है कि इट डिपेंड्स कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन रेट क्या है। अगर तो आप इन्फ्लेशन को देखते हुए काम कर रहे हो और बीओटी डेफिसिट है, तो सप्लाई साइड अच्छी पॉलिसी है, लगा दो, क्योंकि उससे आपके पास प्राइजेस भी कम होगी और आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जी, लेकिन अगर आपके मुल्क में वो है क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कम है या गवर्नमेंट पे ऑलरेडी बहुत बर्डन है, देन यू कैन गो फॉर अल्टरनेटिव अप्रोचेज, जैसे कि स्विचिंग डैम्पनिंग पॉलिसी है। फिर आपको स्विचिंग पॉलिसी के हिसाब से भी बताना होगा डैम्पनिंग, मतलब इन दी एंड कोई, ये डिपेंड्स अपॉन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। बेटा पार्ट ए का कंक्लूजन रिपीट नहीं होगा।
जो चीज पार्ट ए में लिख दी बस खत्म। सर गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे होंगे सप्लाई साइड में, जी। LRAS बनेगा, बनेगा। इफ गवर्नमेंट हैव इनफ फंड, जबरदस्त। गवर्नमेंट की फर्दर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि गवर्नमेंट को बिजनेस एक्टिविटी बूस्ट करनी है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो एग्रीगेट डिमांड वाली पॉलिसीज लगाओ। अगर गवर्नमेंट को बिजनेस एक्टिविटी बूस्ट करनी है तो फिर सप्लाई साइड पॉलिसीज लगाएं। समझते हैं बेटा बात को, क्लियर है कहानी सारी।